हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास है वह विविध यानी मिसलेनियस में है, जीके में। ये जीके में मेरा क्लास है आपका विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। इसके पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख तिथि एवं दिवस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख तिथि एवं दिवस आपको पढ़ा चुके हैं। ये जो मेरा तीसरा क्लास है विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। लेकिन इसके पहले इस लॉकडाउन की स्थिति में जो परिस्थितियाँ चल रही है, मैं जानता हूं कि आपके अंदर भी एक निराशाएं झलक रही होगी, क्योंकि सामने कोई एग्ज़ाम नहीं दिख रहे हैं। देश की जो परिस्थिति बनी है कुछ अव्यवस्थित है, कुछ समय सीमा निश्चित नहीं है। लेकिन यही आप लोग के लिए एक अच्छा मौका है। कहा जाता है कि सफलता और असफलता में दो कड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। एक है आपका कुशल रणनीति और दूसरा है आपका धैर्यपूर्वक आपका मेहनत। यही दो ज़रूरी होता है। अगर आप सफल होते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके पीछे एक कुशल रणनीति काम करती है। एक सही दिशा में आप धैर्यपूर्वक, ईमानदारीपूर्वक मेहनत करते हैं। अगर असफल होते हैं तो उसके पीछे यही कारण जिम्मेदार होते हैं कि आपके पीछे कुशल रणनीति नहीं होती है, धैर्यपूर्वक ना ही काम करते हैं। इस परिस्थिति में अगर निराशा आती है तो इस निराशा में सबसे पहले आप अपने निराशा को दूर करें, है ना। अगर एक मैं बात बता देता हूँ सफलता के लिए, जो आपके लिए ये मौका है, ये मौका एक गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है ना। और इस गोल्डन चांस में आप अपने धैर्यपूर्वक रहते हुए आप मेहनत कीजिए। कुछ लड़के मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि सर मान लीजिए 500 सीट आता है, 200 सीट आता है और 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं तो कैसे होगा, इसी में आधे सीट बिक ही जाती है। देखिए बाबू, मैं बता दूं, ये भारत है और भारत में भ्रष्टाचार प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। ये आज की कोई नई बात नहीं है। अगर बिहार सरकार या केंद्र सरकार से अगर 500 सीट निकलता है तो ये मानकर चलिए कि 50-100 सीट का वारा न्यारा होता ही है। लेकिन उसको लेकर के आप अपने आप को हतोत्साहित मत हो कि शायद मेरा क्या होगा, जब लोग बेच खरीद लेते तो मेरा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं। अरे आपको एक सीट चाहिए ना, पूरे सीट की तो कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। एक ही सीट चाहिए। पड़ोसी के लिए तो सीट चाहिए नहीं, और एक सीट के लिए आप मेहनत कीजिए। मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है और मिलती है, ये आप निश्चित रहिए। और इसके लिए मैं एक मैथमेटिकल फंडा देता हूँ। ऐसे मैं मैथ में कोई तो नहीं हूँ, मैं मैथ मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं मालूम है, एवरेज भी नहीं, कुछ भी नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो शायद मैं अपने बीपीएससी मेंस में डीआई को स्ट्रॉन्ग कर लिया होता, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं सफलता का एक मूल सूत्र बताता हूँ कि आखिर कारण क्या है, किस स्तर पर अगर पहुँचेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। समझ लीजिए, ये हमारा 500 सीट आया, ये हमारा वैकेंसी है और इसके लिए आपको 1 लाख फॉर्म पड़ गया, है ना। 1 लाख आपको फॉर्म पड़ गया। ये 1 लाख जो है ये 100% है। 500 सीटों का 1 लाख ही आपका 100% है। ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग फॉर्म डालते हैं, जब कोई वैकेंसी आ जाती है और वैकेंसी के बाद जब आप लोग फॉर्म डालते हैं और एग्ज़ाम का जब समय आता है तो कहते हैं कि बाप रे इतना भीड़ है, होगा कैसे। याद कीजिएगा, मान लीजिएगा इसमें जो 100% है, इस 100% में जो 80% है वह आपका केवल भीड़ है। यह आपका केवल भीड़ है ना। ये जो 500 वैकेंसी का जो 1 लाख है उसका 80% आपका केवल भीड़ है ना। इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बचे कितने, इसमें 20% में जो 10% की तैयारी होती है वह 90% की तैयारी होती है। 20% में जो 10% की तैयारी होती है वह 90% तैयारी होती है। 90% तैयारी होती है। जब ये एग्ज़ाम देकर आएंगे तो अगर ये एग्ज़ाम देकर आते हैं
तो जान लीजिएगा, जब इनसे आप पूछिएगा कि आपका पेपर कैसा गया, तो ये आपको बताएंगे, अगर ये अपना सही आकलन करते हैं और ईमानदारी पूर्वक, तो ये बताएंगे कि मेरा एग्ज़ाम तो सही गया लेकिन तैयारी अच्छी नहीं थी, इसलिए रिजल्ट की संभावनाएं कम है ना। रिजल्ट की संभावनाएं कम है। हालांकि बताने वाले तो सभी बताएंगे कि मेरा रिजल्ट एग्ज़ाम सही गया है, लेकिन वास्तव में जो अपना आकलन करने वाला होगा वो बताएगा कि तैयारी एग्ज़ाम पेपर तो सही थे लेकिन रिजल्ट की संभावनाएं कम है। बचे कितने? 10%। 10% में 5% की जो तैयारी होती है वह 99% होती है। और ये जो 99% वाले होते हैं, ये अगर एग्ज़ाम देकर आते हैं और इनसे पूछिएगा आपकी कैसा पेपर गया, तो ये 100% कहेंगे कि मेरा रिज़ल्ट होगा। ये 100% कहेंगे कि मेरा रिज़ल्ट होगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो ये असफल हो जाते हैं। असफल होने का मुख्य कारण है कि 1% इनका लक है जो बैड लक में कन्वर्ट हो जाता है ना। बैड लक में कन्वर्ट हो जाता है और इसी बैड लक के चलते ये 5% वाले जो हैं ये सफल नहीं हो पाते हैं। और ये जो बैड लक है वो बैड लक उनका क्या है? उनका ह्यूमन मिस्टेक है। जिस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस पूर्वक मान कर आने के मेरा सही है, वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर होता है, मिस्टेक होता है, जिसकी वजह से बाहर होते हैं। बचे कितने? 5%। और यही 5% आपको क्या होते हैं? सक्सेस होते हैं। और आपको यहाँ आना है, न कि आपको यहाँ या यहाँ आना है। और यहाँ आने के लिए बाबू मेहनत आप लोग कीजिए, है ना। बहुत आसान है। अगर आप, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर साल भर आप कंटिन्यू 6 से 7 घंटा आप मेहनत कर लेते हैं तो सफलता आपके कदम को चूमेंगी, ये मेरी गारंटी है। रही बात कि किसी के सफलता और असफलता से अपने को नहीं जोड़ लेना चाहिए, है ना। किसी के सफलता और असफलता से जोड़ करके आप खुद हतोत्साहित होंगे। ज़रूरी नहीं कि अगर सामने वाला असफल है तो आप भी असफल हो जाएंगे। हो सकता है कि वो असफल है तो कहीं ना कहीं उसमें वो कमी है जो आप में वो कमी नहीं हो सकती है। इसीलिए कभी भी दूसरे के सफलता और असफलता से अपने सफलता और असफलता के मापदंड को नहीं जोड़ लेना चाहिए, है ना। चलिए, मैं इतना समय आप लोगों को लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे और लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और अपना ईमानदारी से मेहनत करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, विश्व के प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जामों में ये लगभग पूछ दिया जाता है ना, और जानना जरूरी है। चलिए, 1 नंबर में रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा, यह जो रेडक्लिफ रेखा है यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच में स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और याद रखिएगा, सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। दूसरा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, यह जो रेखा है भारत एवं चीन के बीच में स्थित है। भारत एवं चीन के बीच में स्थित है। और इस रेखा का निर्धारण किया था 1914 में सर मैकमोहन द्वारा। सर मैकमोहन द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया था। और तीसरा है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा जो स्थित है वह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। और इस रेखा को 1896 में निर्धारित किया था मार्टिगर ड्यूरेंड ने। मार्टिगर ड्यूरेंड ने
है ना। मार्टिगर ड्यूरेंट ने 1896 में इस रेखा का निर्धारण किया था। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएंगे। उसके बाद मैनरहीन रेखा, मैनरहीन रेखा जो स्थित है वह आपको रूस एवं फिनलैंड के बीच स्थित है। रूस एवं फिनलैंड के बीच स्थित है। उसके बाद मैगिनॉट रेखा जो स्थित है यह आपको जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है। उसके बाद है ओडर्निस रेखा, यह आपको पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में स्थित है। पोलैंड के बीच में स्थित है। उसके बाद है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग जो रेखा है यह आपको पश्चिमी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में स्थित है। पोलैंड के बीच में स्थित है। उसके बाद है आपका 17वीं समानांतर रेखा जो स्थित है वह उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। दक्षिणी वियतनाम के बीच में स्थित है ना। उसके बाद 24वीं समानांतर रेखा, 24वीं समानांतर रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में स्थित है। हालांकि इस सीमा रेखा को भारत नहीं मानता है ना। उसके बाद आपको आता है 10वां नंबर 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा स्थित है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में यह स्थित है ना। उसके बाद 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा आपको अमेरिका एवं कनाडा के बीच में स्थित है। अमेरिका एवं कनाडा के बीच में स्थित है। याद रखिएगा यह विश्व का सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा विश्व का सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ना। क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा है, तो 49वीं समानांतर रेखा है ना। उसके बाद आता है आपको 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। यह आपको अलास्का जो यूएसए में स्थित है, यूएसए का एक प्रांत है, एवं कनाडा के बीच में स्थित है ना। अलास्का एवं कनाडा के बीच में स्थित है। उसके बाद है पाक जलडमरू
पाक जल डमरू मध्य, जिसे पाक जल संधि भी कहा जाता है, पाक जल संधि भी कहा जाता है। यह भारत को श्रीलंका की मुख्य भूमि से, भारत को श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग करता है, अलग करता है ना। और यह जो स्थित है वह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है ना। तो ये हमारा प्रमुख, विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसको आप ज़रूर याद करेंगे, है ना। मैं इसलिए आपको डेली एक प्रमुख तिथि दिवस आपको दे रहा हूँ कि आपको याद करेंगे। सभी टॉपिकों के अलावा ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि याद नहीं हो पाता, यह समझने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह याद करने वाला चीज़ होता है। और बहुत से किताब में दिए हुए हैं, वो आप पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे चैनल हैं, लेकिन कोई जीके आपको नहीं पढ़ा पाएगा। मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ जीके पढ़ाने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको तैयार हो जाएगा। ये दवा है, आप तैयार कर लेंगे इसे, ठीक है ना। रणदीप इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।